हेलो दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। हम माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी समय तक हमारी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन इस बार एक वादा करना चाहेंगे कि हमारे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द रेवेंज ऑफ अ घोस्ट। एक लड़की सुनसान रास्ते से पैदल अपने घर जा रही थी। कुछ डरी सहमी थी। उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही थी। अब तो वह डर के मारे भागने लगी। दोस्तों, आज की अपनी स्टोरी है उसी लड़की के बारे में। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर वह लड़की क्यों इतनी डरी हुई थी, क्यों वह इस तरह भाग रही थी। जानने के लिए आपको स्टोरी आखिर तक सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अब हेडफोन्स का वॉल्यूम सेट कर लीजिए और आपके आसपास में कोई बैठा है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई नहीं बैठा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप सेफ हैं। और अगर कोई पास में बैठा है तो चेक कर लीजिए वह इंसान ही है ना, क्योंकि आज की स्टोरी सुनकर आपको बहुत बुरा, अर्थात एक विभ्रांति होने वाली है। दोस्तों, यह बात है उस समय की जब गांव में बिजली और अच्छी सड़कों की कमी थी। तब गांव की लड़कियां सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं रहती थीं। गांव में स्कूल नहीं के बराबर हुआ करते थे। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर किसी कस्बे या शहर तक जाना पड़ता था। कॉलेज का तो नामो निशान तक नहीं था। गांव के एक अंकल थे जो शहर में रहा करते थे। वहां पर उनका सुखी परिवार था। बहुत ही प्यारा और खुश घर संसार था उनका। इस परिवार में उनके चाचा चाची और दो बच्चे थे। बच्चों के नाम थे संजय और सोनालिका। सोनालिका पढ़ाई में बड़ी तेज थी। वह संजय से उम्र में बड़ी थी। वह एमबीए कर रही थी। संजय 10वीं में पढ़ता था। एक दिन सोनालिका कॉलेज से घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था। वह अंदर गई, पर उसे उसकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने फिर से चेक किया, हॉल, बेडरूम, किचन सब जगह देखा, पर मम्मी कहीं नहीं दिखी। बदहवास हालत में सोनालिका मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए ऊपर, अर्थात फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में पहुंची। वहां भी मम्मी नहीं दिखी तो उसके मन में यह विचार न जाने क्यों उमड़ा कि शायद उसकी माँ बहुत दूर जा चुकी है, इस दुनिया से दूर, सबसे दूर। एक अनहोनी का अंदेशा उसे हो चुका था। वह जानती थी कि इस समय उसकी मम्मी ना तो कहीं जा सकती है, और ना ही इतनी बार आवाज़ देने के बाद रिस्पॉन्स ना करे, यह भी संभव नहीं है। फिर वह सहमे कदमों के साथ थोड़ा आगे बढ़ती है। फर्स्ट फ्लोर पर ही दूसरे बेडरूम में पहुंचती है। वहां का नज़ारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मम्मी वहां लेटी पड़ी है और उसके हाथ में जहर की बोतल है। गले पर हाथों के निशान कुछ ऐसा संकेत कर रहे थे जैसे गला दबाया गया हो। सोनालिका के पैर लड़खड़ाने लगे। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसके मन मस्तिष्क पर यह नज़ारा देख एकदम से झटका लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने पापा को फ़ोन किया। पापा जहाँ थे वहाँ से तुरंत निकले और भागते दौड़ते घर पहुँचे। भाई अभी स्कूल में था। भाई चूँकि उम्र में कम था, उसके बाल मन पर इस सदमे की चोट ना लगे, इसलिए बाद में आहिस्ता और तरीके से बताएंगे, उसे अभी तक नहीं बताया गया था। पापा ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपनी जांच और कार्रवाई शुरू की। शाम को संजय घर पहुंचा तो उसे भी बताया गया कि उसकी मां अब इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। उसकी बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए अभी तक पुलिस की कस्टडी में ही है। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस महिला का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। उसके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला, जिसमें नींद की गोलियों के ट्रेसेस पाए गए। संभवतः चाय में मिलाकर उसे नींद की गोलियां दी गई थी और गहरी नींद में गला दबाकर मार दिया गया। रात होते होते बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। अगली सुबह अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस अपनी तरफ से इस केस की पड़ताल में पूरी ताकत लगा रही थी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझा सके। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है। धीरे धीरे परिवार का जीवन भी नॉर्मल होने लगा। माँ की कमी के साथ दोनों बच्चों और पति ने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इतना अंतर जरूर आया कि यह परिवार गांव में शिफ्ट हो गया, लेकिन सोनालिका की कॉलेज की पढ़ाई इसी कॉलेज से, इसी शहर से जारी रखने का निश्चय किया गया।
सोनालिका गांव से डेली आना जाना करने लगी। सुबह नियत समय पर कॉलेज पहुंचती और शाम होते होते वापस गांव पहुंच जाती। वह इस चीज़ का जरूर ध्यान रखती कि उसके गांव पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। लेकिन कहते हैं क्राइम नेवर पेज एंड कांट बी साइलेंस्ड। मतलब अपराध ना तो फायदेमंद हो सकता है और ना ही छुप सकता है। दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए और देख लीजिए एक बार फिर कि आपके आसपास में कोई बैठा तो नहीं है, क्योंकि यहीं से असल कहानी शुरू होगी। वापस आते हैं हमारी कहानी पर। सब कुछ नॉर्मली चलने लगा। सोनालिका के परिवार को गांव में शिफ्ट हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। संजय 10th क्लास कंप्लीट कर चुका था। हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में तेज बारिश होने लगी। सोनालिका कॉलेज में ही थी। हवा भी बड़ी तेज थी। घनघोर बादल गरज गरज कर डरा रहे थे। तेज बारिश के कारण कॉलेज के बच्चे बाहर निकलने के बजाय कैंपस में ही बैठकर खेलने लगे। कुछ दोस्त आपस में गप्पे लड़ाने में मशगूल हो गए। देखते ही देखते शाम हो गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो यही शहर के लोकल्स थे, सो बारिश रुकने के बाद में अपने घरों तक पहुंच गए। सोनालिका को तो बस पकड़नी थी गांव के लिए। सोनालिका की एक फ्रेंड ने ह्यूमैनिटी के नाते उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वह उसके साथ ही रही और दोनों सोनालिका के गांव की बस का इंतज़ार करने लगी। बड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद सोनालिका के गांव की एक बस आई। पर समस्या यह थी कि उसके गांव नगरपुरा के अंदर कोई भी बस नहीं जाती थी। बसें गांव के बाहर बने बस स्टैंड पर सवारियां उतारती थीं। वहां से गांव के अंदर घर तक का मार्ग सोनालिका को पैदल ही तय करना होता था। लेकिन दुर्भाग्य, आज बारिश के कारण सोनालिका काफ़ी लेट हो चुकी थी। बस चली, नगरपुरा पहुंची, सोनालिका बस से उतरी और बस स्टैंड से घर तक का सफ़र पैदल तय करने लगी। जैसा कि आपको पता ही है कि गांव में बिजली नहीं थी और लोग रात्रि के समय बाई चांस ही बाहर दिखते थे। ऊपर से बारिश के मौसम में ज़बरदस्त अंधेरा और गहरा था। चारों तरफ सुनसान, ना कोई आहट, ना बंदा ना बंदे की जात। ऊपर से प्रचंड वेग से चलती हवाएं शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ा रही थी। बीच बीच में चमकती बिजली इस दृश्य को और भी खौफनाक बना रही थी। चलते चलते अचानक सोनालिका को एक आहट सुनाई देती है। लगा उसके पीछे कोई आ रहा है। लड़की बुरी तरह घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे या पीछे देखे भागने लगी। ओह! इतने में ही उसे महसूस हुआ कि एक साया बड़ी तेज गति से उसे ओवरटेक करते हुए निकल गया। सोनालिका की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून ना निकले। वह थर थर कांपने लगी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। हालांकि डर अब भी उसकी पराकाष्ठा पर था, फिर भी बजरंग बली का स्मरण करते हुए वह तेज और बड़े कदमों के साथ चलने लगी। अचानक उसे उसकी मां का हुलिया सड़क पर दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह छवि गायब हो गई। रास्ता वैसा ही सुनसान। सोनालिका बुरी तरह घबराकर रोने लगी। इतने में ही फिर से उसे उसकी मम्मी और साथ में एक आदमी रास्ते के बीचों बीच खड़े नजर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ सेकंड्स में ही उसके दिमाग ने यह सब सोच लिया जो किसी भी सामान्य इंसान का दिमाग सोच सकता है। मसलन यह उसका भ्रम है, शायद कोई भूत होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, असल में यह साया और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी की आत्मा थी। सोनालिका घुटनों के बल बैठ गई। डर, रोना और भावुकता का मिश्रण उसके चेहरे पर देखकर शायद पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। अब दोनों सोनालिका के सामने खड़े थे, एक वो आदमी और दूसरी सोनालिका की मम्मी। सोनालिका माँ को देखकर रिलैक्स हुई पर डरी भी। उसने सवालों की झड़ी लगा दी। आप कौन हैं? क्या आप मेरी मम्मी हैं? पर मेरी मम्मी की तो डेथ हो चुकी है। अगर आप मेरी मम्मी हैं तो वह कौन थी जिसकी डेथ हुई थी? आपके साथ ये अंकल कौन हैं? बुरी तरह से डरी और बेहाल सोनालिका ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। दोनों सोनालिका के और नजदीक आए। अपनी माँ को, चाहे आत्मा ही क्यों ना हो, वह देखकर सोनालिका का डर और बौखलाहट थोड़ा कम हुआ, थोड़ी शांत हुई वह।
मम्मी बोली, बेटा शांत हो जा, मैं तेरी माँ ही हूँ। बदनसीब माँ हूँ कि तुझ जैसी अच्छी बेटी और तेरे छोटे भाई को छोड़कर जाना पड़ा मुझे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद और प्यार तुम दोनों पर हमेशा रहेगा। फिर सोनालिका ने पूछा, आप इस तरह अचानक क्यों चली गई? क्या हुआ था आपको? पुलिस को शक है कि आपकी डेथ नेचुरल नहीं थी। मम्मी ने जवाब दिया, जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह बोली, हाँ बेटा, पुलिस सही कह रही है। मेरी चाय में नींद की गोलियां मिलाने वाला, फिर गला दबाकर मुझे दर्दनाक मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरे पापा हैं। सुनकर सोनालिका अवाक रह गई। उसे लगा मानो बिजलियां आसमान में नहीं उसके सर में कौंध रही हों। उसे विश्वास नहीं हुआ। बोली, नहीं नहीं, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, वह तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने उसे समझाया, बेटा, जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिख ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। तेरे पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वह उस लड़की से शादी करना चाहते थे। उनका यह प्यार परवान चढ़े इसके रास्ते में मैं, तुम और संजय तीनों रोड़ा बने हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा मैं थी। मुझे मारने के बाद तुम दोनों को भी मारना चाहते थे, लेकिन शायद भगवान ने इतनी दुष्टता उनके अंदर नहीं भरी कि अपने ही खून को खत्म कर दें। वह ऐसा नहीं कर पाए। मैं चाहती तो मरने के बाद अपना बदला तेरे पापा से खुद ही ले लेती, बहुत आसानी से। पर सच छुप जाता। दुनिया उनके खून से रंगे हाथों को कभी देख नहीं पाती। सोनालिका फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने प्यार से उसे दुलारा। वह शांत हुई और फिर उसके हाथ में एक पेन ड्राइव दिया। सोनालिका ने कहा, यह क्या है? मम्मी ने कहा, इसमें तेरे पापा के नींद की गोली खरीदते हुए का सीसीटीवी फुटेज है। तू ये फुटेज की एक कॉपी बनाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरी कॉपी एसपी के ऑफिस तक पहुंचा देना। एक कॉपी तेरे पास भी रखना। गलती से भी किसी पुलिस स्टेशन में फुटेज की कॉपी मत देना। तेरे पापा ने लोकल पुलिस को पहले से ही सेट कर रखा है। तू सिर्फ कलेक्टर और एसपी के ऑफिस में ही यह पहुंचाना। माँ बेटी आखिरी बार मिल रहे थे। प्रेम और वात्सल्य की अमृत धारा बह रही थी। फिर माँ ने बेटी को बहुत सारी दुआएं देकर संजय का ध्यान रखने की नसीहत देकर विदा ली। सोनालिका की माँ की आत्मा के साथ जो अंकल थे वह सोनालिका के मुंह बोले मामा थे। उन्होंने सोनालिका को घर तक छोड़ा। सोनालिका रात भर सोचती रही, रोती रही, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह उठकर कॉलेज के बहाने अपने मुंह बोले मामा के घर पहुंची। मामा को साथ लेकर कलेक्टर और एसपी के ऑफिस में एक एक पेन ड्राइव दिया। मल्टीपल कॉपीज मामा ने अपनी पहचान के एक साइबर काफे पर बनवा दी थी। सोनालिका के बयान, संदेह और सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर सोनालिका के पापा को गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक चले इस मामले में अदालत ने उसे हत्या, सबूत मिटाने और अन्य 2 धाराओं में दोषी करार दिया। सोनालिका के पिता ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही माना और उसकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। वह अभी सेंट्रल जेल में अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। सोनालिका और संजय अपने मामा के साथ रहते हैं। मामा भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक और रोचक कहानी के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।